स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। तो हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, हमें पढ़नी है प्रॉपर्टीज। सभी प्रॉपर्टी पढ़नी है एक एक करके, एक एक दिन में। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं होता है कि नहीं। खैर, नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा अगर उस डिटरमिनेंट के अंदर किसी एक रो या फिर कॉलम का सारा एलिमेंट 0 होता है तो फिर उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। हम इसे लिख लेते हैं, ऐसे लिखते हैं, अगर किसी डिटरमिनेंट के एक पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट 0 हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? उस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है। ये पहला प्रॉपर्टी है, रूल भी कह सकते हैं। खैर, इसे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमारे पास एक डिटरमिनेंट है ए बी और यहाँ पे 0 0। अब कहोगे ये 0 0 क्यों? अभी अभी हम लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 1, इसको पढ़ो समझ जाओगे। इस डिटरमिनेंट के किसी एक पार्टिकुलर रो पे ध्यान दे तो हमारे पास दो रो है, एक R1 है, एक R2 है, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाता है। R1 में ए बी ये 0 तो नहीं है, R2 में दोनों के दोनों 0 है, तो पार्टिकुलर रो हो गया ना, सेकेंड रो सारे के सारे एलिमेंट 0 है। तो इसका आप आंसर्स निकालोगे ना तो क्या होगा, देखो प्रिंसिपल डायगोनल के थ्रू ए मल्टीप्लाइड बाय 0 करेंगे, माइनस डालना पड़ता है, 0 मल्टीप्लाइड बाय बी करते हैं, आखिर में 0 माइनस 0 होता क्या है? 0। इसके आंसर ये आ रहा है, इसमें फिट हो गए, ये सही है। सेम यही बात है, आप कॉलम में रख के देख सकते हैं। अगर यहाँ पे ए रखे हैं, यहाँ पे बी रखे हैं, 0 हो गया, ये 0 हो गया। आप यही काम करोगे तो फिर से यही पोर्शन आने वाला है इस जगह पे, आखिर में क्या आएगा? 0। ठीक है, इस तरह की बात है। फिर देखो ये 2/2 ऑर्डर वाले डिटरमिनेंट्स थे, अगर 3/3 ऑर्डर में रहा तो हमारा काम वही रहेगा। इसको समझते हैं, हम समझते हैं कि यहाँ पे ए है, बी है, पर्टिकुलर रो का एलिमेंट, सब के सब एलिमेंट अगर 0 होगा, ये भी 0 होगा। अगर ऐसा दिख रहा है कहीं डिटरमिनेंट, तो इसका आंसर क्या होगा? उतना क्यों सोचना है कि हमेशा R1 पे ध्यान देना। देखो, एकदम आसान वाला रास्ता पकड़ो, जब भी ऐसा 0 0 दिखे, सीधा सीधा किसी एक कॉलम का एलिमेंट पूरा का पूरा 0 दिखे या फिर किसी एक रो का एलिमेंट पूरा का पूरा 0 दिखे, इसका सीधा आंसर 0 आएगा। वो क्यों? तुम देख सकते हो, जब 3/3 ऑर्डर डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक रो 1 को पकड़ते हैं, तो इसके लिए माइनर निकालते हैं। तो हम 0 के लिए भी तो निकाल सकते हैं, हम C3 पे ध्यान दे रहे हैं। अगर अगर हम C3 पे ध्यान दे रहे हैं तो इसके एलिमेंट है 0 0 0। तो इट मीन्स हम पहले वाले 0 पे अगर ध्यान दें तो इसका माइनर निकाला जाएगा। तो ये इस तरह से सारे कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा CD E F। तो ये CD हो गया, EF, इस तरह से हमारे अरेंजमेंट होंगे। फिर माइनस देना पड़ेगा, फिर सेकंड 0 पे ध्यान देनी है, फिर इसके लिए भी कुछ डिटरमिनेंट आएगा, फिर प्लस देना होगा, थर्ड 0 पे भी कुछ डिटरमिनेंट आएगा। अब बताओ 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग 0 ही तो देगा वापस, और इसका भी 0 होगा, इसका भी 0। फाइनली हमारे पास 0 ही तो आता है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। जब जब कभी भी किसी डिटरमिनेंट के अंदर, चाहे वो 4/4 डिटरमिनेंट हो, 5/5 डिटरमिनेंट हो, या 3/3 हो, या फिर 2/2 हो, उसके पर्टिकुलर रो पे ध्यान दिया करो सॉल्यूशन करने से पहले। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम में पूरा का पूरा एलिमेंट 0 रहेगा, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? फाइनली 0। 0 के अलावा कुछ नहीं, यही फाइनली इसका आंसर होगा। ये पहला प्रॉपर्टी है, बहुत आसान है, हर किसी को याद रहता है, आप भी याद रख सकते हो। डन। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है। आप पहले तो क्या करोगे, कोई डिटरमिनेंट का सवाल आएगा, उसमें देखोगे 0 कहाँ-कहाँ है। डन? तो 0 देखोगे, अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर तीनों एलिमेंट्स या फिर जितना भी एलिमेंट है सब के सब 0 हो जाए किसी एक पर्टिकुलर रो या फिर पर्टिकुलर कॉलम के। सॉल्यूशन करने से पहले हमें ये सब ढूँढना ही चाहिए। तो हम इस प्रॉपर्टी को स्टार मार्क लगा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ईज़ी प्रॉपर्टी है और आसान भी है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी करते हैं।
तो ये ईज़ी है? जी, इसका सॉल्यूशन ज़्यादा नहीं। अब ये मत सोचना ऐसे सवाल एग्ज़ाम में आएँगे, इतने ईज़ी सवाल एग्ज़ाम में आ जाए तो आप भाग्यशाली हो, अगर नहीं आया तो फिर ये सब दिमाग में बिल्कुल रखना है, आपको सॉल्यूशन आगे दूसरे उलझन में इसका यूज़ करना पड़ सकता है। सो कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर सेकंड। सेकंड प्रॉपर्टी ये कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट इज जीरो इफ इट्स एनी टू रो और कॉलम आर आइडेंटिकल। तो मतलब होता है, चलो हिंदी में ही हम लोग समझ लेते हैं। अगर किसी लिखो लिखो साथ में लिखो, अगर किसी डिटरमिनेंट के दो दो रोज या दो कॉलम आइडेंटिकल मतलब एक समान हो, एक समान हो तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो होता है। तो ये बात भी आप याद रखना। देखो जितने प्रॉपर्टी पढ़ेंगे उसमें कितने प्रॉपर्टी जीरो जीरो वाला आंसर देता है, इसको आप शॉर्टकट में माइंड में याद रख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी में हमने देखा किसी एक पर्टिकुलर रो या फिर कॉलम के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो तो उस डिटरमिनेंट का पूरा आंसर ही जीरो आता है। सेकंड प्रॉपर्टी है अगर किसी डिटरमिनेंट के कम से कम दो दो रो या फिर दो कॉलम आइडेंटिकल हो या फिर एक जैसा एलिमेंट रखता हो, सेम टू सेम एलिमेंट रखता हो, एक समान दिखने वाला एलिमेंट रखता हो, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी जीरो होता है। एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है, अगर यहाँ पे है ए बी सी, फिर इसके बाद है जीरो 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 और वन वन वन, तो इसके आंसर्स क्या होने वाले हैं? फाइनली इसके आंसर्स तुम क्या दोगे? इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके आंसर्स तुम ढूंढोगे कि दो रो कहाँ दिख रहा है एक जैसा, दो कॉलम कहाँ दिख रहा है एक जैसा। क्या कि रो वन में देख रहे हैं ए जीरो वन है, बी रो है ना। आखिर पहली प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा है कि कोई एलिमेंट, कोई भी पर्टिकुलर रो या कॉलम का एलिमेंट अगर जीरो दिख रहा है तो उसका आंसर क्या आएगा? जीरो। कोई प्रॉपर्टी अगर फॉलो हो रहा है तो उसको दिमाग में रखो और उसका आंसर बता दो। देखो और एलिमेंट देखो, चलो ये प्रॉपर्टी नंबर वन का एग्जाम्पल हो गया। यहाँ पे आपको हम फंसाने के लिए दिया था ताकि आप घबराओ मत। दूसरा इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल है सेम टू सेम है, आप खुद ही बना सकते हो। अगर यहाँ पे ए है, बी है, सी है और यहाँ डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया और फाइनली हम सी थ्री में फिर से ए बी सी डाल दिए। तुम ध्यान से देख सकते हो कि सी वन जो कॉलम वन में है वो कॉलम थ्री में भी है और ये दोनों के दोनों कॉलम क्या हो गए? आइडेंटिकल हो गए, एक समान हो गए। तो इस वजह से इसका डायरेक्टली हम आंसर क्या बना सकते हैं? जीरो। कुछ सॉल्यूशन करने की जरूरत ही नहीं है। आप कॉलम ही क्यों देख रहे हो, रॉ भी देख सकते हैं। अगर हम वन टू थ्री डालें, फोर फाइव सिक्स डालें और फिर से वन टू थ्री डाल देते हैं, देखो यहाँ आर वन जो होता है इसके आर थ्री के इक्वल है इस जगह पे, ध्यान से देख सकते हैं। तो इसके आंसर्स जो आएंगे जीरो आएंगे, इस डिटर्मिनेंट के आंसर क्या आएंगे? जीरो। तो इस वजह से हम बहुत सारे एग्जांपल्स कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे वन 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 है, फिर से वन 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 है, टू 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 है, कोई मसला नहीं है। तो ये दोनों आइडेंटिकल दिख रहा है ना, ये सब के सब सी वन सी टू आइडेंटिकल है, तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा? जीरो। ये सेकेंड प्रॉपर्टी था। आप भी इतना जगह खाली है, आप भी इसमें एग्जांपल्स भरो कॉपी के अंदर, टू बाय फोर बाय जितना आपकी इच्छा है उतने डिटर्मिनेंट्स बनाओ और उसमें प्रॉपर्टी डालो, देखो आपसे डिटर्मिनेंट बनता है कि नहीं। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड ये कहता है द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट विल रिमेन चेंज if all the elements if row are changed into corresponding column। तो इट मीन्स ये हुआ किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं चेंज होगा। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगा अगर हम उसके एलिमेंट किसी रो या किसी रो के एलिमेंट को चेंज करते हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट में। तो
लिखो। देखो क्या मतलब है, अगर किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू सेम रहता है वो एक ही वजह पे रह सकता है कि अगर किसी रो के सभी एलिमेंट्स को कोरेस्पोंडिंग कॉलम में चेंज कर दें तो। ये एग्जांपल के थ्रू समझ जाओगे, ये कुछ थोड़ा सा ही कठिन लग रहा है ना फर्स्ट और सेकंड वाले से, कोई बात नहीं। तो हम एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम ये हो गया R1 R2 R3, इसमें एग्जैक्टली देख लो कि R1 में क्या क्या है, R2 में क्या क्या है, R3 में क्या क्या है, और C1 C2 C3 में क्या क्या एलिमेंट्स रखे हुए हैं। हम इसको चेंज करके कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो ये R1 है, R1 को हम सीधा सीधा R3 में चेंज कर देते हैं फिर से। R2 को जो चेंज कर सकते हैं हम C2 में चेंज, ये कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हो लिखा हुआ है, इसी की वजह से। R3 को जो चेंज कर सकते हैं वो C3 में ही कर सकते हैं। तीनों को एक साथ चेंज करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर वही आने वाला है। हम अगर एक एक करके भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसा करने पे सबको करो या फिर किसी एक को करो। चलो R1 को करते हैं। R1 में हमारे पास था 1 2 3, इसको C1 बना दो। 1 यहाँ लिखना पड़ेगा, 2 यहाँ लिखना पड़ेगा, 3 यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, R2 को C2 बनाते हैं। अब इसको करते हैं, R2 को C2 बनाएंगे तो यहाँ 4 होगा, यहाँ 5 होगा, यहाँ 6 हो जाएगा। फिर इसी तरह R3 को C3 में करेंगे तो 7 8 9। इसके आंसर्स तुम फाइंड करो और इसके आंसर्स तुम फाइंड करो, देखो इक्वल आएगा, दोनों इक्वल आएगा, बिल्कुल अलग होगा ही नहीं होगा। ये था थर्ड प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट का। इसका मतलब था, फिर से समझ लो, किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगा अगर हम किसी रो या रो के सभी एलिमेंट को उसी नंबर्स के कोरस्पोंडिंग कॉलम के जगह पे रख देते हैं तो। ठीक है, जैसे मतलब R1 को हमने C1 बना दिया, टोटल R1 के जितने एलिमेंट थे सबको हमने C1 बना दिया। देखो ये लेफ्ट टू राइट था, ये अप एंड डाउन हो गया। R2 के जितने एलिमेंट थे वो ऊपर से नीचे हो गए यहाँ पे आके। तो इनके वैल्यू निकालो और इन दोनों डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू निकालो, दोनों हमेशा इक्वल देगा, वैल्यू सेम रहेगा, ये चेंज होगा ही नहीं होगा, ये रहेगा सेम। डन। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 पे। आज देखते हैं कितना प्रॉपर्टी हो पाता है। नो प्रॉब्लम। 4 number property है, the value of a determinant remain same with sign change uh, if any two consecutive row or columns are interchanged। किसी डिटर्मिनेंट का वैल्यू बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा अगर दो लगातार रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो। एग्जांपल देख लो, बहुत इजी है। अगर हमारे पास एक डिटर्मिनेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है A B C D E F G H I, ये डिटर्मिनेंट है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि दो लगातार रो या फिर दो लगातार कॉलम को इंटरचेंज करते हैं। सपोज हम चेंज कर लेते हैं, रो को ही चेंज करते हैं। R1 को हम रख देते हैं R2 के जगह पे। तो दोनों ये काम जब हम करने वाले हैं
तो ऑटोमेटिकली R1 अपने R2 के जगह पे चला जाता है, R2 उठ के अपने R1 के जगह पे चला जाता है। R2 हम R1 पे रख देते हैं, तो देखो क्या होगा। R1 में हमारे पास A D G है, इसको R2 पे रखना है, लेकिन R1 पे लिखेंगे क्या, R2 वाले पोर्शन को R1 पे लिखना। तो मतलब B पहले लिखाएगा, E लिखाएगा, यहाँ H लिखाएगा, और फिर यहाँ पे A आ जाएगा, D आ जाएगा, G आ जाएगा, और R3 को हम चेंज नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 2 की ही बात हो रही है। तो इसका जो वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो ये पॉजिटिव देगा, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव देगा। बस वैल्यू सेम रहेगा, वैल्यू विल बी सेम बट साइन विल नॉट सेम। डन। तो इसे भी आप ध्यान में रखो, ये 4 प्रॉपर्टी था, कुछ खास भारी नहीं है, बहुत इजी है। अब जो एग्जाम्पल से ही समझ लो, भारी नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 2 4 8 और यहाँ पे है 3 6 9, यहाँ पे है 5 10 15, ये इस तरह से। तो बताओ हम R1 में क्या कॉमन ले सकते हैं। R1 में 2 4 8 है, 2 4 8 में 8 तो कॉमन ले नहीं सकते, क्योंकि 8 2 से 8 कॉमन आ नहीं सकता। अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 फ्रॉम R1, R3 R2 में क्या ले सकते हैं, फिर ऐसा नहीं है कि पहले 2 दिख रहा है इसलिए ले रहे हैं हम, जो सबसे छोटा होता है ना कॉमन उसे लिया जाता है। तो 3 फ्रॉम R2, R3 से क्या ले सकते हैं 5। देखो 10 में है, 15 में है, लेकिन 5 में नहीं है, इसलिए 10 नहीं ले सकते हैं। 5 जो है 10 में 15 में सब जगह है। 3 जो है 6 और 9 दोनों में है। 2 जो है 4 और 8 और 2 खुद में भी है। तो 5 कहाँ से ले रहे हैं, R3 से। फाइनली हमारा जो कॉमन लेने वाली बात हो रही है ये ऐसा दिखेगा। हाँ, हम कैसे लिखेंगे, सबसे कॉमन ले लेंगे तो R1 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन देना होगा। R2 से 3 कॉमन ले रहे हैं तो हम 3 लिखेंगे मल्टीप्लाई, R3 से 5 ले रहे हैं तो 5। अब देखो क्या बनेगा डिटर्मिनेंट। देखो यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो 2 से 2 डिवाइड होगा 1 टाइम में, 4 डिवाइड होगा 2 टाइम में, 8 डिवाइड होगा 4 टाइम में, नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा। 3 से 3 डिवाइड होगा 1 टाइम में, 6 डिवाइड होगा 2 टाइम में, 9 डिवाइड होगा 3 टाइम में, फिर 5 से 1 टाइम में 5, 2 टाइम में और 3 टाइम। अब बताओ इसके आंसर्स हमें सॉल्व करने पड़ेंगे क्या। तो 3 2 जा 6, 5 जा 30, फिर डिटर्मिनेंट आ रहा है हमारे पास 1 1 1 2 2 2 4 3 3। ये कौन से प्रॉपर्टी की वजह से इसका आंसर तुम डायरेक्टली बता सकते हो, बताओ। अभी अभी हम लोग देख रहे थे कि दो आइडेंटिकल अगर सेम कहीं दिख रहा है तो अब देखो 1 1 1 ये तो R1 में है, 2 2 2 ये R1 वाली रो तो आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है। कॉलम चेक करते हैं, कॉलम में C1 अलग चीज़ है, C2 और C3 सेम चीज़ है, ये आइडेंटिकल दिख गया हमें। तो इट मीन्स हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 30 मल्टीप्लाइड बाई 0 इट बिकम्स 30। इसके आंसर्स क्या आ रहे हैं 30। तो इतने बड़े बड़े नंबर्स दिए रहेंगे तो आप ऐसे एक एक करके माइनस को फैक्टर निकाल के सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्रॉपर्टी याद रखो, ये 5 नंबर प्रॉपर्टी याद रखो, कॉमन निकालने की कोशिश करो, कॉमन निकल जाएगा। फाइनली कुछ प्रॉपर्टी पे डिपेंड एक डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और उस डिटर्मिनेंट को प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट आंसर दे करके फिर इसके आंसर से रिलेशन बना दोगे। देखो एक बात और बताना है, डिटर्मिनेंट अगर कहीं आपको ऐसा दिख रहा है ना, इसे डिटर्मिनेंट का सिंबल कहा जाता है। ये है सिंबल और सिंबल ऑफ डिटर्मिनेंट। इतना लंबा वर्ड मीनिंग नहीं लिख करके आप सीधा ये ट्रायंगल बना दोगे तो ये डिटर्मिनेंट को सिंबल करता है। तो क्या मतलब होता है, ये 6 नंबर प्रॉपर्टी है। अगर किसी डिटर्मिनेंट को किसी नंबर से पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो एक रो में मल्टीप्लाई हो जाता है या फिर एक कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाता है, वो सारे के सारे एलिमेंट से। तो हम लिखते हैं हिंदी में कैसे लिखेंगे, अगर किसी एक पर्टिकुलर रो या कॉलम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं हिंदी गुना करते हैं, तो वो सभी एलिमेंट से
मल्टीप्लाई हो जाता है उसी पार्टिकुलर रो या फिर कॉलम का, उसके अलावा किसी और कॉलम से नहीं। तो सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। दैट्स ओके। तो देखो एग्जांपल समझ जाओगे। अगर आपके पास एक डिटरमिनेंट है 2 4 6 3 2 9 8 अरे 8 2 1 इस तरह के डिटरमिनेंट है, आपको ऐसा लिख सकते हो डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा कहा जाता है। तो इस डिटरमिनेंट को सपोज हमें R1 में मल्टीप्लाई करनी है, हमें बनानी है R1 बनाने हैं फिर से नया R1 2 से मल्टीप्लाई करना, R1 बिकम्स 2 इंटू R1। तो हमारे पास नया डिटरमिनेंट जो आएगा वो कैसा आएगा। अब R1 हमारा ये नहीं रहने वाला, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, सब में हो जाएगा। 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। सिर्फ R1 कर रहे हैं ना, R2 को हम चेंज नहीं कर सकते। 3 2 9 जैसे कि तैसे रहेगा। अब आई थिंक ये बात समझ गए होंगे आप। अगर हम चेंज करना चाहते हैं इसके बाद, अगर हम चेंज करना चाहते हैं कि देखो यहाँ पे टॉपिक लगाएंगे। सपोज अगर हम C2 को C1 को चेंज करना चाहते हैं 2 इंटू C1 से, तो हमारा नया डिटरमिनेंट बनेगा इस पे, ये जो C1 है ऊपर से लेके नीचे तक, इसको चेंज करना है 2 इंटू C1। 2 4 जा 8 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 8 जा 16 हो गया। C2 C3 को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 2 2 12 9 1 इस तरह से हमारा एक डिटरमिनेंट नया बन जाता है। अगर हम इस प्रॉपर्टी को समझते हैं तो सब ठीक है। तो आज 6 प्रॉपर्टी तक ही पढ़ते हैं।